गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसे ओके कि आप, सर। हाँ बच्चे हो गए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, और ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आपकी अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स पोल में करने होंगे। ठीक है, देखिए बच्चे, आज हम लोग क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का थर्ड चैप्टर। 10th क्लास के मैथ्स का थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए, बताइए 5x+8 क्या है। बच्चे आपके पास में दो ऑप्शन है, ए ये एक समीकरण है, और बच्चे बी ऑप्शन आपके पास में ये है कि सर ये एक बहुपद है। चैट सेक्शन के अंदर ऑप्शन लिखकर भेजिए ए या बी। ए ऑप्शन की एक समीकरण है, बी ऑप्शन की एक बहुपद है। जल्दी से लिखकर भेजिए 5x+8 क्या है। सभी बच्चे जल्दी से भेजेंगे कि 5x+8 क्या है। ठीक है, तो एक बच्चे का आंसर आया है बी, जगदेव के नाम से, राजेश कुमार, सचिन, सभी का आंसर आया है ए। देखिए, आधे बच्चे मतलब सबसे ज्यादातर बच्चों का आंसर आया है ए ऑप्शन कि ये एक समीकरण है, जबकि आप लोग जानते हैं कि सर ये क्या है, एक बहुपद है। अब देखिए, क्लास के अंदर सिर्फ एक बच्चे ने जगदेव के नाम से, एक बच्चे ने जगदेव के नाम से क्लास ज्वाइन की, उसी ने सिर्फ बी ऑप्शन दिया था कि एक बहुपद है, बाकी सभी बच्चों ने ए ऑप्शन दिया कि एक समीकरण है। अब बच्चे बताइए, क्या इतना सभी को क्लियर हुआ कि सर ये समीकरण नहीं, ये एक बहुपद है? बोलिए जल्दी से बताइए, क्या सभी को क्लियर हुआ कि सर ये एक समीकरण नहीं है, एक बहुपद है? अब आपको लग रहा होगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन एक समीकरण है और सर कौन एक बहुपद है। देखिए, पहचानने के लिए हमारे पास में ये है कि सर समीकरण के अंदर, सर समीकरण के अंदर आपको इक्वल टू का साइन जरूर मिलेगा। क्या याद रखना है कि सर अगर कोई भी समीकरण है तो सर उसके अंदर एक इक्वल टू का साइन जरूर मिलेगा। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे। सचिन, सचिन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, आप बार बार सिर्फ यही पूछते हो कि सर कैसे हो, गुड इवनिंग सर। अब आप बताइए जरा, 8:40 हो रहे हैं, आपकी क्लास का टाइम है 8:15 से। ज्वाइन करना शुरू कर लेते हैं बच्चे, 8:30 से क्लास को स्टार्ट करने का टाइम होता है। अब आप बताओ 8:15 से 8:30 के बीच में आप कहाँ थे? ये बताइए। हमने काफी बार देखा, हमने चैट सेक्शन भी बंद इसी वजह से किया था बीच में, कि सचिन, सचिन के नाम से जो बच्चा क्लास को ज्वाइन कर रहा है उनके पास में कुछ और चीज नहीं है। गुड इवनिंग सर, कैसे हो सर? अब बताओ हम क्या करें आपका? अच्छा नहीं लगता है बार बार किसी बच्चे को टारगेट बना करके कुछ बोला जाए। अब अच्छे हैं तभी पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं अच्छे होते तो पढ़ाई नहीं होते। अब पहले इतना बताइए कि इतना क्लियर हुआ सभी को कि सर समीकरण कौन होता है? जिसके अंदर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट होता है वो हमारे पास में समीकरण होता है। सर देखा जाए तो 5x+8 में कहीं पर भी समीकरण का साइन, इक्वल टू का साइन नहीं था, तो बच्चे समीकरण नहीं कहलाएगा, ये बहुपद कहलाएगा। इसके अंदर इक्वल टू का साइन है, तो सर ये क्या कहलाएगा हमारा? सर ये हमारा समीकरण कहलाएगा। क्या इतना क्लियर हुआ सभी बच्चों को? ये बताइए एक बार जल्दी से। ठीक है, अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है, अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो बच्चे अब आप लोग ये देखना, समीकरण के अंदर हमें याद क्या रखना है। सर मान लीजिए हमारे पास में एक समीकरण है 2x+8 = 12, एक समीकरण है। बच्चे समीकरण के अंदर दो चीजें हमेशा होंगी, यानी कि एक तो इक्वल टू से उल्टे हाथ की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS, लेफ्ट यानी कि उल्टे हाथ की तरफ। सर एक होता है इक्वल टू से सीधे हाथ की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। सर एक समीकरण के अंदर दो चीजें होती हैं, एक इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और एक इक्वल टू से राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में आगे हेडिंग है कि रेखिक समीकरण क्या होती है। रेखिक समीकरण क्या होती है बच्चे? जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है, जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे हम लोग रेखिक समीकरण कहते हैं, उसे हम लोग रेखिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल बच्चे, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, सर 2x+8 = 12। क्या सर ये एक समीकरण है? आप कहोगे हाँ सर इसमें इक्वल टू का साइन है, सर ये समीकरण है। क्या ये रेखिक समीकरण है? सर इसमें चर x है और x की अधिकतम घात 1 है। सर जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है वो रेखिक समीकरण कहलाती है, यानी कि 2x+8 = 12 एक रेखिक समीकरण है।
बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। अब Yes, देखिए sir. बच्चे, रैखिक समीकरण यस भी सर। रैखिक समीकरण भी बच्चे हमारे पास में दो प्रकार की होती है। Yes, sir. रैखिक समीकरण भी दो प्रकार की होती है। सर कौन कौन सी? सर एक तो रैखिक समीकरण हमारे पास में होती है एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। और एक क्या होते हैं बच्चे हमारे पास में? एक होता है हमारे पास में दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसके अंदर एक चर होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण सर जिसके अंदर हमारे पास में कितने चर होंगे? सर जिसके पास में दो चर होंगे, ठीक है। अब देखिए आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहे हैं। देखिए हमने लिखा 2x + 8 = 12। अब बताइए इसके अंदर कितने चर हैं? आप कहोगे सर इसके अंदर एक चर है x, इसके अंदर एक चर है। सर इस चर की अधिकतम घात कितनी है? एक है। तो आप क्या कहोगे सर? आप इसे कहोगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। बोले इतना क्लियर सभी को? एक Yes, sir. यस सर। वाला रैखिक समीकरण। अब बच्चे आप लोग इसको ध्यान से देखना, अगर हम लोग ऐसे लिख दें सर 2x + 8 = 4x, अब इसको आप लोग क्या बोलोगे? एक चर वाला रैखिक समीकरण या फिर दो चर वाला रैखिक समीकरण? बोलिए एक चर वाला क्या बोलोगे आप इसको? एक चर वाला रैखिक समीकरण या फिर दो चर वाला रैखिक समीकरण? बताइए। दो चर वाला, Torture वाला. ठीक है। यानी कि आप कहोगे सर एक चर तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और एक चर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। बच्चे भले ही आपको ये दो जगह चर दिखाई दे रहा है लेकिन पर चर तो एक ही है। चर कौन है? सर चर तो एक ही है, एक्स। तो ये भी हमारे पास में एक चर वाला रैखिक समीकरण है। बोले इतना क्लियर हुआ कि सर ये भी हमारे पास में एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि सर इसके अंदर चर भी एक ही प्रकार का है, एक्स, ठीक है। अगर इसी को हम लोग ऐसे लिख दें, कैसे लिख दें सर? अगर इसी को हम लोग ऐसे लिख दें कि सर 2x + 8y = 12, तो अब आप क्या कहोगे? सर ये रैखिक पहले तो देखो ये समीकरण है। आप कहोगे हाँ सर इसमें तो इक्वल टू का साइन है। देखिए सर हमें तो ये दिख रहा है इक्वल टू का साइन। सर इक्वल टू का साइन है तो समीकरण है। क्या है? रैखिक समीकरण है। सर ये रहा चर, चर की अधिकतम घात कितनी है? सर चर की अधिकतम घात एक है। सर ये रैखिक समीकरण है। कितने चर वाला? सर इसके अंदर कितने दो चर चर है? वाला। एक है एक्स और एक है वाई, और आप कहोगे सर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। बोले क्लियर सभी को? यस Yes, सर। sir. इसी तरीके से अगर हम लोग लिखते हैं 2x + 3y + 4z = 12, तो सर ये रैखिक समीकरण है। और कितने चर वाला? सर एक दो तीन चर वाला। ये तीन चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें तीन चर है, एक्स वाई और जेड। चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि सर एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा होता है, दो चर वाला कौन सा होता है और तीन चर वाला कौन सा होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास में ये है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे बना सकते हैं। किसी संख्या में तीन जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। भाई किसी संख्या में तीन जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, तो क्या हम समीकरण बना सकते हैं? ये बताइए। आपने कहा सर मान लीजिए कोई भी संख्या x है, उसके अंदर तीन जोड़ दे तो कितना प्राप्त हो गया? 10 प्राप्त हो गया। बोलिए क्लियर सभी को? Yes, बोलिए। sir. तो Yes, आपने sir. समीकरण बना दिया। यस सर। यानी कि कोई संख्या हमने x मान ली, उसके अंदर तीन जोड़ा, तो सर तीन जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हो गया? सर हमें 10 प्राप्त हो गया। क्लियर सभी को? सर ये हमारे पास में हो गया कि हाँ हम समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। हाँ हम समीकरण, ठीक। नेक्स्ट देखिए बच्चे, ये तो समझ में आ गया कि सर किसी संख्या में तीन जोड़ने पर हमारे पास में 10 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं हम लोग। बच्चे इसके अंदर एक ही चर है x, आप कहोगे हाँ सर इसमें एक ही चर है x। सर चर की अधिकतम घात कितनी है? एक है। बच्चे चर की घात कितनी हो गई? एक हो गई। इसमें इक्वल टू का साइन है, तो सर ये समीकरण हो गया। यानी कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। बोले क्लियर सभी को? भाई अगर आपसे पूछा जाए कि यस x सर। + 3 = 10, आप कहोगे सर ये समीकरण है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। सर ये रैखिक समीकरण है क्योंकि चर की अधिकतम घात एक है। और सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का चर x है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? ये बता दो बस। नो सर। No, नो sir. सर। सर ठीक ये है। दोबारा बताइए सर। क्या चीज? सर हाँ ये सर। दोबारा बता दो। एक बार दोबारा बता देते हैं, कोई बात नहीं।
देखिए बच्चे, हमसे पूछा गया है किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। आपने कहा सर कोई संख्या x है, उसके अंदर अगर आप 3 जोड़ते हो तो हमें कितना प्राप्त होता है, 10 प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए क्या ये समीकरण है, आप कहोगे हाँ सर इक्वल टू का साइन है, तो सर ये समीकरण है। सर क्या ये रेखिक समीकरण है, हाँ। सर चर की अधिकतम घात 1 है, सर ये रेखिक समीकरण है। क्या सर ये एक चर वाला रेखिक समीकरण है, हाँ, क्योंकि सर इस इक्वेशन के अंदर, इस समीकरण के अंदर सिर्फ एक ही चर है x, तो सर ये एक चर वाला रेखिक समीकरण है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात ठीक है करेंगे सर। यस दो सर। चर वाले, हाँ बच्चे हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए फिर से आपको एक सवाल दिया गया, एक पहेली दी गई है कि राम के पास में कुल सेब और संतरों की संख्या 6 है। यानी कि राम नाम का कोई बच्चा है, इसके पास में कुछ तो सेब है, कुछ संतरे, हमें नहीं पता कितने कितने, लेकिन पर सेब और संतरों की जो संख्या है उनको जोड़ करके कितनी संख्या है, 6 संख्या है। ठीक है, यानी कि सर कुछ तो सेब है कुछ संतरे हैं, लेकिन पर टोटल मिलाकर के 6। क्या हम समीकरण बना सकते हैं, आप कहोगे हाँ सर बना सकते हैं। मान लेते हैं कि राम के पास में x सेब है और मान लेते हैं y संतरे हैं। बच्चे सेब और संतरों को जोड़ करके कुल संख्या कितनी है, 6। बोले इतना क्लियर सभी को। यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है, तो आपने इसको बना दिया समीकरण की फॉर्म में। तो अब आप लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सर राम के पास में कुछ सेब है कुछ संतरे हैं, और दोनों को जोड़ करके क्या आ जाता है, 6। अगर हम सेब को x मान लें, संतरों को y मान लें, तो सर x में y को जोड़कर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, यानी कि हाँ हम लोग समीकरण तो बना सकते हैं। चलिए अब आप लोग ये बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि x प्लस वाई बराबर 6 है, तो बच्चे आपके पास में दो ऑप्शन है, बताइए कौन सा ट्रू है। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, या फिर बच्चे दो चर वाला रैखिक समीकरण है, बताइए। सर दो सर ये चर वाला। दो वाला चर है वाला। Yes, sir. वाला. आप कहोगे सर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, कैसे। देखिए सर ये समीकरण है क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है, तो सर ये समीकरण है। सर ये दो चर वाला है क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो चर है, एक x और एक y है। और सर ये सर एक रैखिक है, सेब एक संतरा। हाँ एक ये रैखिक है क्योंकि सर इसमें चर की अधिकतम घात 1 है। हम कहेंगे सर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण की यही पहचान होती है कि सर उसमें दो प्रकार के चर होते हैं, चर की अधिकतम घात 1 होती है और उसमें इक्वल टू का साइन होता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नो सर। नो नहीं। सर। No, सर। sir. नो सर। चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। आपने कहा सर राम के पास में कुछ सेब है, आपने सेब को x मान लिया। सर राम के पास में कुछ संतरे हैं, संतरों को y मान लिया। और सर सेब संतरों की कुल संख्या 6 है। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे पूछा जाए बताइए राम के पास में कितने सेब हैं, क्या आप लोग बता सकते हो राम के पास में कितने सेब हैं, बोलिए। अगर आपके पास पूछा जाए बताइए राम के पास में कितने सेब हैं, तो आप बता सकते हो कि इसके पास में कितने सेब हैं। तीन। बच्चे पोल तीन में तीन सर। तीन है। तीन सेब है और तीन संतरे हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए राम के पास में कितने संतरे, तो आप बता सकते हो क्या। चलिए सर एक बच्चे का तीन। आंसर समझ में आ गया, एक बच्चे का आंसर है सर 3 सेब हैं और 3 संतरे हैं। बाकी बच्चे बताइए, बस एक ही बच्चे को पता है कि राम के पास में 3 सेब। 3 सेब और 3 संतरे है सर। ठीक है, Yes, sir. अच्छा तीन से बोलते संतरे. एक बात बताओ, अगर राम के पास में, ये सवाल ही तो था, अगर हम ये कह देते कि राम के पास में कुछ सेब और कुछ संतरे हैं, तो सेब और संतरों की कुल संख्या 7 है। तो बताइए राम के पास में कितने सेब और कितने संतरे हैं, बताना जरा। सर से सेब कम ले लेंगे सर और या तो संतरे 4 ज्यादा। सेब हैं या फिर 4 संतरे हैं, 3 सेब हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि राम के पास में 2 सेब हो जाए और 4 संतरे हो जाए। सकता है सर। ऐसा नहीं हो सकता कि हो इसके पास में सकता है। 1 सेब हो जाए और 5 संतरे हो नहीं जाए। हो सकता सर ये. नहीं हो सकता, नो सर। क्यों हो नहीं हो सकता सकता, है सर। ये बताओ हो क्यों सकता नहीं हो दो भी हो सकता। सकते हैं। हो सकता है. चार भी हो सकते भाई, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। ये प्लस वो दे रखा है ना प्लस का। हाँ देखो आपको सिर्फ यही तो दे रखा है कि कुछ तेरा सर तो सेब हो हैं। जाएगा। हो जाएगा। बच्चे सुनिए सुनिए, कुछ सेब हैं कुछ संतरे हैं,
और सेब और संतरों की कुल संख्या 6। उन्होंने ये थोड़ी नहीं कहा कि सेब और संतरे बराबर बराबर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सेब ज्यादा है संतरे कम है। उन्होंने ये नहीं कहा कि संतरे ज्यादा है सेब कम है। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि राम के पास में कुछ सेब और कुछ संतरे हैं, लेकिन पर सेब और संतरों की कुल संख्या 6 है। ऐसा भी तो हो सकता है कि राम के पास में इसीलिए एक तो सेब सर बराबर बराबर बांटे हैं। क्यों बराबर बराबर बांटे? उन्होंने कहा कि बराबर बराबर बांट के बताओ, नहीं कहा ना। तो बच्चे आप ये भी तो कह सकते हो कि इसमें सभी एक में से 2 है। क्या चीज? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताइए, आपके पास में मान लेते कुछ पेन और कुछ पेंसिल है, और पेन और पेंसिल को जोड़ करके टोटल आपके पास में 8 है। तो क्या आपके पास में ऐसा ही है कि 4 पेन और 4 पेंसिल है? क्या आपके पास में ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास में एक पेन और 7 पेंसिल हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 7 पेन और एक पेंसिल हो सकता है ना। चांस तो कुछ भी किसी भी चीज के। बस ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपके पास में पेन और पेंसिल की कुल संख्या 8 है। बस ये इंफॉर्मेशन है। अब होने को तो ये हो सकता है कि पेन एक भी ना हो, 8 के 8 पेंसिल हो सकता है एक पेन हो, 7 पेंसिल हो सकता है 2 पेन हो 6 पेंसिल हो सकता है 3 पेन 5 पेंसिल हो सकता है 4 पेन 4 पेंसिल हो सकता है 5 पेन 3 पेंसिल हो सकता है 6 पेन 2 पेंसिल हो सकता है 7 पेन 1 पेंसिल हो सकता है 8 पेन पेंसिल एक भी ना हो। भाई ये सारे चांसेस हैं कि नहीं है बताइए। यस यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए। तो अब हमें इतना पता लग गया, बताइए कितना पता लग गया कि सर हमें भले ही ये पता है कि राम के पास में कुल सेब और संतरों की संख्या 6 है, तो हमने समीकरण तो बना दिया कि सर x प्लस वाई की वैल्यू 6 है। लेकिन पर अगर आप हमसे ये पूछने लगो, अगर आप हमसे ये पूछने लगो कि ये बताइए कि क्या हम बता सकते हैं कि राम के पास में कितने सेब और कितने संतरे हैं, ये बताइए। क्या आप बता सकते हो कि राम के पास में कितने सेब और कितने संतरे हैं? अरे बताइए, बता सकते हो क्या? तो सेब 3 और संतरे कौन है भी मेरा 3। सर? देखो फिर से वही गलती। किसने कहा कि उसके पास में बराबर बराबर है? आप ये क्यों नहीं कहते कि हम नहीं बता सकते? कैसे बता दोगे आप, ये बताओ। आपके पास में कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि आप ये बता दोगे कि सर उसके पास में 3 सेब और 3 संतरे तभी 6 हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास में 1 सेब और 5 संतरे हो जाए तब 6 हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास में सेब 2 और 4 संतरे हो जाए तब 6 हो गए। यानी कि आप नहीं बता सकते कि उसके पास में कितने सेब और कितने संतरे हैं। यानी कि ये आपके पास में जानकारी अधूरी है इस चीज को बताने के लिए कि उसके पास में कितने सेब और कितने संतरे हैं। बोले क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। सर यस सर। बोलिए शायद बोलिए। क्या करने पड़ेगा सर इसके पता पता लगाने के लिए? बिल्कुल, पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उस पर भी आते हैं। पर इस चीज से तो आप सहमत रखते हो ना कि इतनी इंफॉर्मेशन से तो आप नहीं बता सकते कि उसके पास में कितने सेब यस और कितने सर। संतरे। यस सर। यानी कि आपको कुछ एडिशनल चीजें चाहिए होंगी जिसकी वजह से आप लोग बता पाओगे कि उसके पास में कितने सेब और कितने संतरे। ठीक है, चलिए। अब देखिए उन चीजों को हम कैसे बता सकते हैं, ध्यान से देखना। अब देखिए मान लेते हैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दी गई। क्या दे दी गई? सर एक इंफॉर्मेशन हमारे पास में हमें ये और दे दी गई, ध्यान से देखना, कि भाई राम के पास में कुछ सेब और कुछ संतरे हैं और सर इनकी कुल संख्या 6 है। आपको ये कह दिया जाए कि जो सेबों की संख्या है वो संतरों की संख्या से 2 अधिक है। बोलो हमने क्या बोला? सेब की संख्या, संतरों की संख्या से 2 अधिक है। ठीक है, संतरों की संख्या से 2 अधिक है। 2 अधिक है। अब आपसे पूछा जाए, ये बताइए कि राम के पास में कितने सेब हैं और कितने संतरे हैं? अब आप बता दोगे? और ये तो बताइए। अब आपसे पूछा जाए कि इसके पास में कितने सेब और कितने संतरे हैं, अब आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? आपने कहा सर राम के पास में कुछ सेब और कुछ संतरे हैं और उनकी कुल संख्या 6 है। लेकिन पर अगर सेबों की संख्या को देखा जाए तो वो सर संतरों की संख्या के बराबर नहीं है, उनसे 2 अधिक है। यानी कि सर एक्स की जो वैल्यू है वो वाई प्लस 2 के बराबर है। ठीक है, यस बोलिए इतना। सर। अब आप लोग आंसर निकाल सकते हो कि सर एक्स की जगह आप वाई प्लस 2 रख दो और सर प्लस वाई
बराबर 6। ये आप सभी लोग जानते हैं सर, y के अंदर y जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा 2 बराबर। वाई। सर ये प्लस के 2 इधर आके माइनस के 2 हो जाएगा, यानी कि सर 2y की वैल्यू 4 हो गई, और सर y की वैल्यू 4/2 यानी कि 2 हो गई, यानी कि y संतरित है। सर संतरित 2 हो गए तो सेब कितने हो गए 4। अब आप देख लो 4 + 2 6 है, और सेबों की संख्या संतरों की संख्या से 2 अधिक है। ठीक है, यस अब सर। आप निकाल सकते, यानी कि अब आपको एक पता चल गया कि सर अगर हमारे पास में 2 चर वाली समीकरण है तो सर एक इक्वेशन से तो हम x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमें साथ में एक और इक्वेशन चाहिए, तब हम जाकर के उनको सोल्व करेंगे और हम x और y की वैल्यू को निकाल पाएंगे। क्लियर सभी को? ठीक है, यस सर। देखिए अब हम लोग देखेंगे, यस सर। अब हम लोग देखेंगे दो चरों Yes, वाले sir. रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब बच्चे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, जो आपको जस्ट अभी समझाया है वही दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं कि अगर हमें एक और जानकारी दे दी जाए, जैसे कि सर हमें ये जानकारी दे दी जाए कि राम के पास में कुछ सेब और संतरों की संख्या 6 है और राम के पास सेब संतरों से 2 ज्यादा है। अब आपसे पूछा जाए क्या अब आप सेब और संतरों की संख्या बता सकते हैं, तो अब आप कहोगे हाँ सर, दो इक्वेशन है कि सर हमारे पास में सेब और संतरों की संख्या को जोड़ करके 6 आता है, और अगर हम सेब की संख्या में से संतरों की संख्या को घटा दें तो हमारे पास में 2 आता है। ठीक है, क्योंकि सर ये सेबों की संख्या है और ये सर संतरों की संख्या है, और सेबों की संख्या संतरों की संख्या से 2 अधिक है। अगर सेब की संख्या में से संतरों की संख्या को घटाओगे तो आपके पास में 2 आ जाए। ठीक है, यहां तक हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई डाउट होना चाहिए। बोलिए, किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं है, नो नो सर। सर। ठीक है। तो अब हमें एक चीज नो पता सर। लग गई, सर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं सर वो एक साथ लिखे जाते हैं कि सर x + y = 6, आपने इसको एक समीकरण बोल दिया, और x - y = 2 आपने इसको दूसरा समीकरण बोल दिया। अगर आपसे पूछा जाए क्या आप इन दोनों को हल करके x और y का मान निकाल सकते हो, आप कहोगे हाँ सर, हम इन दोनों को हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को एक चीज सीखनी होगी। क्या चीज सीखनी होगी, आपको याद रखना है? क्या चीज याद रखनी है कि सर अगर हमारे पास में दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, अगर हमारे पास में दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो बच्चे आप ये बताइए आपको कितने समीकरण चाहिए कि आप दोनों चर का मान निकाल सकें? आप कहोगे सर अगर मान लेते हैं हमारे पास में ax + by + c = 0 है। अब ये एक से तो नहीं निकाल पाओगे आप लोग, बताइए क्या आप एक समीकरण से x और y दोनों का मान निकाल लोगे? आप कहोगे नहीं सर, नहीं निकाल पाएंगे। हमें एक और समीकरण चाहिए x और y के अंदर, ताकि हम लोग अपने मान को निकाल सकें x और y के। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर ये दोनों तो इक्वेशन एक जैसी दिख रही है। सर ये दोनों इक्वेशन तो बिल्कुल एक जैसी दिख रही है, हमें इनको अलग अलग बनाना होगा। बच्चे आपने यहाँ पे अलग अलग संख्याएं लिखी, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, यानी कि दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसका मानक रूप क्या होता है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है सर ax + by + c = 0। बोले इतना क्लियर सभी को? ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। लेकिन पर अगर आपसे कहा जाए दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, यानी कि जोड़ा क्या होता है, बच्चे वो क्या होता है हमारे पास में a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। इतना क्लियर हो सभी को? दोनों चीजों में अंतर पता लगी? सर ये Yes, दो sir. चरों वाले रैखिक समीकरण का अगर व्यापक रूप है, बच्चे युग्म का रूप क्या होगा? युग्म का रूप ये होगा। ठीक, चलिए अब आपको यहाँ से एक चीज और याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? सर अगर हमारे पास में 3 चर वाला आ जाए, बस ये याद रखना, ये हमारे सिलेबस में होगा नहीं। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए सर x + y + z बराबर, मान लेते हैं कि हमारे पास में कितना है 8 है। ठीक है, और हमसे कह दिया जाए कि सर क्या कह दिया जाए कि सर ये लीजिए x = 2y है,
x बराबर क्या है 2y है। क्या आप यहाँ से तीनों चरों का मान निकाल सकते हैं? x बराबर कितना होगा, y बराबर कितना होगा और z बराबर कितना होगा? बोलिए, क्या आप यहाँ से x y z का मान निकाल सकते हो? आप कहोगे नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि सर अगर हमारे पास में 3 चर हैं, 1 2 3, तो सर हमें युग्म के अंदर भी 3 ही चाहिए। जब हमारे पास में 3 इक्वेशन आ जाएंगी तभी हम तीनों चर का मान निकाल सकते हैं, वरना तो हम तीनों चर का मान नहीं निकाल सकते। यानी कि अगर हमारे पास में 2 वेरिएबल हैं तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए, यानी कि अगर 2 चर हैं तो 2 समीकरण चाहिए, और अगर 3 चर हैं तो हमारे पास में 3 समीकरण चाहिए। बोले इतना क्लियर सभी को? भाई लोयन गेमर के नाम यस सर। लोयन गेमर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, पहले तो आप सभी बच्चे उनको धन्यवाद कर दीजिए बहुत बड़े वाला, क्योंकि कुछ बच्चे क्लास के अंदर ऐसे पंकज भारद्वाज हो गए और ये हो गए लोयन गेमर के नाम से। हमें कोई दिक्कत नहीं है इन बच्चों से, ये जितना मर्जी बदतमीजी कर सकते हैं चैट सेक्शन के अंदर, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे पास में एक ऑप्शन होता है कि अब चैट के अंदर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है, किसी के पास में इतनी पावर नहीं है जो अब चैट के अंदर लिख के दिखा सके। अब किसी बच्चे के पास में इतनी पावर नहीं है वो अपना माइक ओपन कर सके, अब किसी बच्चे के पास में इतनी पावर नहीं है कि वो अपना वीडियो भी ऑन करके दिखा सके। ठीक है, अब आपको अगर ऐसा पढ़ना होता है ना क्लास के अंदर, तो हम ये भी कर सकते हैं कि आपका चैट सेक्शन बंद कर दें, आपका माइक बंद कर दें और आपका वीडियो भी बंद कर दें। और अब हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि हमें पता लग गया है कि बैच नंबर B51, हमारा जो बैच B51 है आप लोगों का, वो इतना महान बैच है जिसके अंदर हर बार की यही कंप्लेंट होती है। याद है अब से 3 दिन पहले की क्लास में क्या हुआ था? बोलिए, अब आप बोल भी नहीं सकते, कैसे पूछ रहे हैं हम आपसे? B51 के अंदर यही कंप्लेंट थी जब हमने क्लास ली थी सैटरडे के अंदर, और आप सभी को याद होगा कि सर सैटरडे की क्लास में भी यही दिक्कत हुई थी कि बच्चे चैट सेक्शन के अंदर कुछ लिख कर भेजते हैं तो इससे इरिटेशन होता है, क्योंकि वो इतना सारा लिख लिख करके भेज रहे होते हैं। ये आपकी क्लास के अंदर परमानेंट चलता है। अब देखिए सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? इसका सॉल्यूशन हमारे पास में एक ही है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है बच्चे, इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। या तो हम लोग आपका चैट सेक्शन, आपका माइक और आपका वीडियो इस बैच के लिए परमानेंटली बंद कर दे कि कोई बच्चा ना तो चैट सेक्शन में कुछ लिख सकता है, ना माइक ओपन करके कुछ बोल सकता है, ना वीडियो ओपन कर सकता है। या फिर दूसरा सॉल्यूशन ये है कि बच्चे हम आपका चैट तो बंद रखें ही रखें, हम आपका वीडियो भी बंद रखें और हम आपको बस माइक ओपन कर दें। और अगर हमें लग रहा है कि बच्चे माइक ज्यादा ओपन कर रहे हैं तो हम बाद में आपका माइक भी बंद कर दिया करेंगे। अब हम एक काम करते हैं, चैट और आपका वीडियो बंद कर देते हैं, आपका माइक ओपन कर देते हैं। लेकिन पर अगर हमें लगेगा कि बच्चे माइक ज्यादा ओपन कर रहे हैं तो हम आपका माइक भी बंद कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए सभी का माइक ओपन कर दिया बंद, चैट अब हम बंद नहीं, आपका ओपन नहीं करेंगे, वीडियो हम आपका ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ आपका माइक ओपन है। और अगर हमें लगेगा कि बच्चे माइक ओपन करके डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, हम माइक बंद कर देंगे। 1 सेकंड नहीं, सेकंड से भी कम टाइम लगता है। सबसे बड़ी बात है कि हमें 1 सेकंड भी नहीं लगता माइक बंद करने में, ये सब काम करने में हमें 1 सेकंड भी नहीं लगता। हमें मन कहेगा, हमें लगेगा कि आप लोग ज्यादा शोर मचा रहे हो, 1 सेकंड भी लगेगा हमें माइक बंद करने। ठीक है, इसलिए अब आप लोग आराम से बैठ के पढ़ा करना, ताकि जो बच्चे बेवजह के बच्चे वो क्लास को ज्वाइन करें, उनको क्लास में मजा ही ना आए, क्योंकि वो अपनी शरारत ना कर पाए और क्लास को लेफ्ट करके चले जाए। सिर्फ क्लास के अंदर वही बच्चे बचेंगे जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब हमने इतनी सारी चीजें सीख ली हैं, तो बच्चे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे करेंगे हम लोग? हल का मतलब है जैसे कि अभी आपके पास में दे दिया जाए कि सर x + y की वैल्यू 6 थी, सर x - y की वैल्यू 2 थी, यानी कि राम के पास में कुल सेब और संतरों की जो संख्या थी वो 6 थी, और सेबों की संख्या संतरों की संख्या से 2 अधिक थी। सर इनको हम हल कैसे करें? हल का मतलब है कि सर हम x और y का मान कैसे निकालें? सर हम x और y का मान कैसे निकालें? देखिए x और y का मान अगर आपको निकालना है, आप कहोगे क्या मान निकाला जा सकता है? मान निकाला जा सकता है, क्यों? क्योंकि सर हमारे पास में 2 चर है, 1 और 1 2, और सर हमारे पास में 2 चर को हल करने के लिए 2 समीकरण हैं। 2 चर को हल करने के लिए हमारे पास में 2 समीकरण हैं, यानी कि हम हल करके आंसर निकाल लेंगे। अब इनको हल कैसे करेंगे? देखिए हल करने के लिए हमारे पास में
कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स का मतलब कुछ विधियां हैं। देखिए कि कौन कौन सी विधियां हैं सर। एक रैखिक समीकरण युग्म का हल, सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कैसे कर सकते हैं सर, हमारे पास में दो मेथड है। कौन कौन से सर, एक मेथड तो हमारे पास में, एक विधि तो क्या है हमारे पास में, ज्यामिति यानी कि ग्राफ विधि, ग्राफ बना करके हल कर सकते हैं। और दूसरा क्या है बच्चे हमारे पास में, बीजगणितीय विधि यानी कि अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड का मतलब क्या है कि सर, एक है हमारे पास में प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और बच्चे एक है हमारे पास में विलोपन विधि। एक क्या हमारे पास में, विलोपन विधि। ठीक है, यानी कि सर ये जो समीकरण आप हमें दिखा रहे थे, इनको हल करने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं, या तो ग्राफ बना के सोल्व कीजिए या फिर अलजेब्रिक मेथड से सोल्व कीजिए। अलजेब्रिक मेथड भी हमारे पास में कई प्रकार के होते हैं, पर दो हमारे सिलेबस में, प्रतिस्थापन और विलोपन। ठीक है, चलिए अब माइक ओपन करके बताइए, क्या आप लोगों को इतना क्लियर है जितना भी? यस सर। सर ये मैं दोबारा समझा दो, वो कौन सा वाला बताइए? ये बच्चे ये जो सर ये नीचे को जो बताई थी अरे, और ये जो बाद में लिखे थे इनका बता दो सर। बिल्कुल बता देते हैं। देखिए आप ये बताइए, आपके पास में अगर ये डाटा दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। बच्चे आपसे कहा जाए कि सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू बताइए कैसे, तो आप ये सबसे पहले जानना चाहोगे कि सर हम इसको कितने तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बच्चे इसको सोल्व करने के पास में हमारे पास में दो तरीके हैं कि सर, या तो हम लोग इसको ग्राफीय विधि से सोल्व कर लें, सोल्व कर लें, या फिर सर हम इसको किससे सोल्व कर लें, देखिए ग्राफीय विधि से हल कर लें या फिर बीजगणितीय विधि से हल कर लें। ठीक है, तो या तो सर इसको वैसे कर ले या फिर बीजगणितीय विधि से हल कर लें। बस इतना अभी के लिए सीख लीजिए। अब देखिए सर, ग्राफीय विधि से हल करें या फिर बीजगणितीय विधि से हल करें। अब बीजगणितीय विधि के अंदर बहुत सारी विधि होती हैं, जिनके अंदर से दो विधि हमारे सिलेबस में है। कौन कौन सी सर? एक तो प्रतिस्थापन और ये दूसरी विलोपन। विलोपन। ये दो विधि हमारे सिलेबस में। तो अब हम लोग सीखेंगे विधियों को। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ग्राफीय विधि, यानी कि ग्राफीय विधि से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी हेडिंग आ गई कि ज्यामितीय विधि द्वारा, ज्यामिति यानी कि ग्राफ, ज्यामिति विधि द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। ठीक है, कैसे हम लोग हल करेंगे ग्राफ। देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए हमारे पास में एक समीकरण दे दिया जाए कि x प्लस वाई बराबर 6 है। यहाँ हमें x और y दोनों का मान ही नहीं पता है, अतः हमें एक चर का मान सोचकर दूसरे चर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहोगे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है, क्योंकि आप ग्राफीय विधि पढ़ रहे हो, तो बच्चे आपको यहाँ पर x और y का मान नहीं पता है, तो सर हम क्या करेंगे, एक चर का मान सोचकर दूसरे चर का मान ज्ञात करेंगे। जैसे कि सर x प्लस वाई बराबर 6, हमने मान लिया कि x का मान 0 है। बच्चे बताओ, अगर x का मान आपने 0 सोच लिया अपने मन में, भाई x प्लस वाई बराबर 6 है, आपने x का मान 0 सोच लिया, बच्चे बताइए y का मान कितना आ गया? y का मान तो 6 आ गया। 6 आ गया सर, y का मान 6। ठीक है, आपने अगर x का मान 2 सोच लिया तो बच्चे y का मान कितना आ जाएगा? सर y का मान आ जाएगा 6, ये प्लस के 2 है, इधर आके माइनस के 2 हो जाएंगे, यानी कि सर 4 आ गया। y का मान कितना आ गया? 4। अगर आपने, ध्यान से देखना, अगर आपने y का मान 0 सोच लिया, तो बच्चे x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अगर आपने y का मान 1 सोच लिया, बच्चे x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अगर आपने x का मान 3 सोच लिया, तो y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ इस टेबल में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज अपना माइक ओपन करके पूछो। नो सर। कोई डाउट नहीं है? अब आप लोग ये देखना, सर जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ पे किसी हेलो सर। हाँ बच्चे, सर ये x बराबर 2 इसका बताइए सर, बरी
देखिए आपको दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 6, आपने लिखा सर x प्लस वाई बराबर तो 6, लेकिन पर Yes, sir. अगर मैं x का मान 2 अपनी तरफ से मान लूं, बच्चे x का मान आपने 2 मान लिया, अब बताइए Yes, sir. बच्चे y का मान कितना हो जाएगा, 2 में कितना 6. जोड़ दे कि 6 आ जाए, बच्चे 4 ही तो जोड़ोगे आप, Yes, sir. 4. y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक 4. है। Yes, sir. एक मान हमें अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा और दूसरे का मान उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है सर। अब आप जब ग्राफ बनाते हो, भाई ग्राफ पेपर सभी ने देखा होगा, दिखा देते हैं आपको 1 सेकंड के अंदर ग्राफ पेपर कि सर हमारा जो ग्राफ पेपर होता है कुछ इस तरीके का होता है, सभी ने देखा होगा इस तरीके का ग्राफ पेपर होता है। सर जब ग्राफ पेपर को हम लोग देखते हैं तो सर ये हमारा एक्स अक्ष कहलाता है, जो लेटी हुई रेखा होती है सर ये एक्स अक्ष कहलाती है, जो रेखा हमारे पास में खड़ी हुई होती है सर वो वाई अक्ष कहलाती है। और सर जब हम किसी बिंदु को दर्शाते हैं, मान लीजिए बिंदु हमसे पूछा जाए कितना है, केंद्र। तो हम कहेंगे सर ये एक्स अक्ष पर 1 है और ये वाई अक्ष पर 0 है। अगर इस बिंदु को पूछें तो सर ये एक्स अक्ष पर 0 है, वाई अक्ष पर 2 है। यानी कि किसी बिंदु P को दर्शाने के लिए आपने एक्स अक्ष यानी कि एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक का इस्तेमाल किया। बच्चे वही चीज यहाँ पर भी है, आप हल लिख रहे हो, हल का मतलब है कि आप एक्स को पहले लिखोगे और वाई को बाद में कोमा लगाकर। बच्चे एक्स कितना है 0, तो वाई कितना आ गया 6। बच्चे एक्स कितना है 2, तो वाई कितना आ गया 4। बच्चे एक्स कितना है 6, वाई कितना है 0। एक्स कितना है 5, वाई कितना है 1। एक्स कितना है 3, तो वाई कितना है 3। बताइए कि आपको हल लिखना आ गया, कैसे लिखेंगे, पहले एक्स लिखेंगे उसके बाद हम लोग वाई लिखेंगे। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। अगर इतना क्लियर है तो बच्चे यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीजें क्या कर दी है, भरकर दिखा दी गई हैं कि सर अगर x को 0 लेंगे तो y 6 आ जाएगा, x को 2 लेंगे तो y 4 आ जाएगा, x को 0 लेंगे तो y 6, x को सॉरी y को 0 लेंगे तो x 6 आ जाएगा, y को 1 लेंगे तो x 4 आ जाएगा, x को 3 लेंगे तो y 3 आ जाएगा। और इनके हल को हम लोग कुछ इस तरीके से भरते हैं। अब पूछा जा रहा है आप ऐसे और कितने हल निकाल सकते हैं, बताइए क्या आप इनके अलावा और कोई हल निकाल सकते हो? आप कहोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। बोले क्लियर? क्या आप ऐसे और कितने हल निकाल सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। और हम लोग अनगिनत हल निकाल सकते हैं, कितने सर? बहुत सारे। बोले क्लियर सभी को? अनगिनत हल निकाल सकते हैं। कैसे? कोई बच्चा कहेगा सर एक काम करता हूँ मैं तो एक्स की वैल्यू को -1 ले लेता हूँ, सर एक्स की वैल्यू को -1 लूंगा तो सर वाई की वैल्यू 7 आ जाएगी और बिंदु क्या बन जाएगा, -1,7। इस तरीके से आप इसको लिखते चले जाओगे, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग देखिए, अतः किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे। अगर हमारे पास में दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है, कितना है बच्चे? दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है, बच्चे इसके कितने हल होंगे? इसके अनेक हल होंगे। बोलिए क्लियर? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास में अनगिनत हल होंगे, यानी कि हमारे पास में अनेक हल होंगे। अब आप लोग ये देखना बच्चे, इन हलों को निर्देशांकों तल पर आलेखित कीजिए। अब आप बताइए हमें 0,6 कैसे बनेगा? यानी कि सर x एक्सिस पर 0 और y पर 6, तो सर ये रहा बिंदु x एक्सिस पर 0 और y पर 6। बोले बिंदु ए मिला सभी को? ये रहा ए बिंदु। बच्चे माइक ओपन करके बताइए, क्लियर है ना सभी को? ये बिंदु कैसे बनाए? यस सर। अब देखिए बी बिंदु क्या है बच्चे? बी बिंदु है 2,4, यानी कि सर x पर 2 y पर 4, x पर 2 यहाँ और y पर 4, ये बिंदु बी है। और ये क्या है हमारे पास में 2,4। देखिए बिंदु सी की बात करें 6,0, यानी कि x पर 6 y पर 0, और x पर 6 ये रहा x पर 6 और y पर 0, यानी कि y पर जाना ही नहीं है, तो ये रहा बिंदु सी, x पर 6 y पर 0। सर साथ में दे रखा है 4,2, x पर 4 y पर 2, यानी कि सर ये बिंदु डी है, x पर 4 y पर 2। और बिंदु ई क्या है? 3,3। बोले इतना क्लियर सभी को? बिंदु ई है 3,3।
जब आप इन बिंदुओं को जोड़ दोगे, जब Yes, आप इन sir. बिंदुओं को जोड़ दोगे, जोड़ दीजिए इन बिंदुओं को। हेलो सर। हाँ बच्चे, यस सर। सर मैं कॉल कट कर वो क्लास कट कर रहा हूँ सर, नेट नहीं है ठीक है बच्चे, सर, कोई कल ठीक है, ठीक है, अगली बार लूंगा। ठीक है। अब ये देखिए बाकी के बच्चे, ये देखिए क्या आप लोगों को ये इक्वेशन दिख रही है कि सर जब इन बिंदुओं को जोड़ेंगे तो सर जोड़ने पर हमारे पास में एक रेखा बन गई है जो कि इन बिंदुओं से पास हो रही है। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes. ठीक है। तो बच्चे आपकी समझ में एक चीज आ गई, बताइए क्या चीज समझ में आ गई? कि सर अगर हमारे पास में दो चरों वाला एक रेखिक समीकरण है तो जो इसका ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा होगा, यानी कि एक सीधी रेखा होगा। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। यानी कि सर हमें ये याद रखना है कि सर अगर हमारे पास में कोई भी एक दो चरों वाला रेखिक समीकरण है, जैसे कि सर 2x प्लस 3y बराबर 5, बच्चे ये हमारे पास में एक कैसी रेखा बनेगी? सर ये हमारे पास में एक सीधी रेखा बनेगी। कैसी बनेगी? सीधी रेखा बनेगी। ये हमें याद रखना है कि सर जो दो चरों वाला रेखिक समीकरण होता है उसका जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा होता है। बोले क्लियर सभी को? भाई आपको कहा गया कि आप x प्लस 2y बराबर 6 का आलेख खींचिए। क्या कहा गया है? सर x प्लस 2y बराबर 6 का आलेख खींचिए। कैसे खींचोगे आलेख? बोलिए जल्दी से, कैसे खींचोगे आलेख? भाई अगर आपको इसका आलेख खींचना है तो कैसे खींचोगे? देखिए आलेख खींचने के लिए हमें सिर्फ दो बिंदुओं की जरूरत होती है। आपने कहा सर एक बॉक्स बनाएंगे। बोलिए आपको क्लियर है सभी को? एक बॉक्स बनाओगे और इस बॉक्स के अंदर सिर्फ आप दो बिंदु बनाओगे। कितने बिंदु बनाओगे? बोलिए कितने बिंदु बनाओगे? दो. दो बिंदु। यानी कि सर हमें सिर्फ दो मान बताने हैं। मान लेते हैं सर हमने x को कुछ माना तो y कितना आएगा? बच्चे x को 0 माना तो y बताओ कितना आ गया? सर x को 0 माना तो सर 2y बराबर 6, यानी कि सर y बराबर 3 आ गया। अगर आपने y को 0 मान लिया बच्चे, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। यानी कि सर एक जो बिंदु बनेगा हल, एक तो बनेगा सर 0,3 और एक बनेगा सर 6,0। बोले क्लियर? बोले बच्चे क्लियर? ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको 0,3, सर 0,3 ये रहा x पर 0 और y पर 3। सर ये रहा बिंदु 0,3, x पर 0 y पर 3। और एक बिंदु क्या है बच्चे हमारे पास में? सर एक बिंदु ये रहा हमारे पास में, कहा गया हो गया बिंदु, ये रहा सर 6,0, यानी कि सर x पर 6 और y 0। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. अब आप इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दो। अब आप इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दीजिए कुछ इस तरीके से। एक सेकंड, सीधी रेखा बनाने की कोशिश करते हैं। ये रही। ठीक है। तो बच्चे ये जो हमारे पास में रेखा बनकर तैयार हुई है, ये रेखा किसकी है सर? x प्लस 2y बराबर 6। और आप इसे दोनों तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बोलिए क्लियर? Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो ये बताइए हमें, आपसे एक आलेख बनवाया जाए क्या? Yes. ठीक है, चलिए अब हम कुछ चीजें सीख लेते हैं। देखिए हमने आलेख तो बना लिया, अब आलेख पर क्या है? यानी कि जब आपने एक ग्राफ बनाया तो आपने ग्राफ कितने बिंदुओं से बनाया? सर दो बिंदुओं से। अब इस लाइन के ऊपर तो बहुत सारे बिंदु हैं। देखिए सर ये वाला बिंदु भी इस लाइन के ऊपर है। बोले कौन सा? सर 2,2। सर ये वाला बिंदु भी इसी के ऊपर है, कौन सा? सर 4,1। सर बहुत सारे बिंदु हैं जो इस लाइन के ऊपर है। ठीक है, यानी कि सर ये जो लाइन है ये अनंत या फिर अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है। बोले इतना क्लियर? तो इस लाइन के ऊपर जितने भी बिंदु हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? इस रेखा का हल कहलाएंगे। यानी कि
x प्लस 2y बराबर 6 के सभी हल इस रेखा पर अवश्य होंगे, यानी कि इसके जितने भी हल बनने वाले होंगे वो सारे के सारे इस रेखा के ऊपर आ जाएंगे। बोले क्लियर? बोले बच्चे क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर क्या x माइनस वाई बराबर 2 के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु x माइनस 2y का हल है? बताइए, x माइनस वाई बराबर 2 के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु, यानी कि जब आप इसका आलेख बनाओगे तो इसके ऊपर जितने भी बिंदु होंगे, क्या वो सभी बिंदु लाइन के ऊपर जितने बिंदु होंगे, क्या सभी बिंदु x माइनस वाई बराबर 2 का हल है? बताइए। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। जब हम लोग x माइनस वाई बराबर 2 का आलेख बनाएंगे तो इस आलेख पर जितने भी बिंदु होंगे वो सभी के सभी इस आलेख का हल कहलाएंगे। बोलिए क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए बच्चे, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सारे रैखिक समीकरण का आलेख सीधी रेखा ही होगा? ये बताइए, जितने भी हमारे पास में रैखिक समीकरण होंगे क्या सभी का आलेख एक सीधी रेखा होगा? बच्चे Yes, आपका sir. उत्तर होगा हाँ। ठीक है, यस सर। आपका उत्तर हाँ, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर प्रत्येक बिंदु बिंदु का हल होता है और रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल आलेख पर स्थित होता है। और ये हमें याद रखना है हाँ कि सर जितने भी रैखिक समीकरण होंगे सभी के आलेख एक सीधी रेखा होगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। अब ध्यान से देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है छोटा सा। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? क्या बिंदु 3,5 समीकरण इतने के आलेख पर स्थित है? भाई अगर आपको ऐसा क्वेश्चन करना हो तो आप क्या करोगे? सर समीकरण क्या है हमारे पास में? सर समीकरण है x प्लस 3y बराबर 18। आप जानते हो, क्या जानते हो? सर समीकरण में एक पार्ट इक्वल टू के उल्टे हाथ की तरफ होता है जिसको हम लोग LHS जानते हैं। सर एक पार्ट समीकरण में सीधे हाथ की तरफ होता है जिसको हम RHS के नाम से जानते हैं। बच्चे आप LHS को सोल्व करके RHS के बराबर ले आना। LHS कितना है बच्चे हमारे पास में? x प्लस 3y। बच्चे बिंदु क्या है? 3,5, यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। x की जगह 3 रख दो प्लस 3 गुणा y की जगह 5 रख दो। बच्चे 3 पंजे 15 और 15 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 18। यानी कि जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया। और जब LHS RHS के बराबर होता है तो आप लिखोगे हाँ सर ये जो बिंदु है 3,5 ये समीकरण x प्लस 3y बराबर 18 के आलेख पर स्थित है। बोले क्लियर? बोले क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है बच्चे ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, यानी कि हम लोग